जय हिंद फ्रेंड्स। आज आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 है और डे 3 है। चैप्टर 1 के डे 3 में क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। हमारा जो टॉपिक है, अगर आप भी बिहार बोर्ड में 2025 में आपका एग्जाम है तो इस चैनल जो हमारा है A to Z साइंस सेंटर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइंस सेंटर है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि डे 3 में हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अर्थ कथी होता है? तो कंजर्वेशन इज संरक्षण, यानी कि बचाए रखना। ऑफ मीन्स का चार्ज मीन्स आवेश, आवेश का बचा रहना, आवेश का नष्ट न होना। अर्थात इसका यह कथन है कि चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज न तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। चार्ज को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। ओनली इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, इसके डिफिनेशन हो गया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज न तो उत्पन्न होगा नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो बर्बाद होगा। इट ओनली ट्रांसफर, यह केवल स्थानांतरित होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो इसमें हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम, यूरेनियम 92-235, ठीक ना। अच्छा, यूरेनियम 92 पर अल्फा डीके करेंगे। अब अल्फा डीके कहाँ पढ़ाई होगा? तो फिजिक्स के 13वां चैप्टर में अल्फा डीके पढ़ाई होगा आपको। तब यूरेनियम यानी कि अल्फा डीके की, यूरेनियम पर हम बमबारी किए अल्फा पार्टिकल से, तो ये दो खंड में टूटेगा। तो दो खंड में टूटेगा तो एगो थोरियम, एगो थोरियम टूटेगा, एगो हीलियम टूटेगा। तो थोरियम का स्थान होता है 90 और हीलियम का स्थान होता है 2। थोरियम के 90 का स्थान होता है, लेकिन इसका भार होता है 231 और हीलियम को होता है 4। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो संख्या होता है यही वास्तव में जो इसे आप प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं, यही चार्जों की संख्या होता है। कोई पूछेगा कि अगर इस 93वां स्थान पर, तो 92वां स्थान जो होता है ना, यही इसका चार्जों की संख्या दिखाता है। तो यहाँ पर 92 इसमें आवेश था और यहाँ पर देखिए 90 और 2 टोटल मिला के कुल फिर 92, 90 और 2 टोटल मिला के 92 वो ना हुआ। अर्थात चार्ज का नष्ट भी ना होगा। वैसे देखेंगे तो मास में कम बस आ सकता है, लेकिन मास में भी कम नहीं आता है, क्योंकि 235 है, 231 प्लस 4 235। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि जो, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का परिभाषा हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज न तो उत्पन्न होगा नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न ही बर्बाद होगा। इट ओनली ट्रांसफर, यह केवल स्थानांतरित होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर 2 नंबर में है तो पहले आप डिफिनेशन लिखिए, पूछा जाता है इस सवाल। 2 नंबर में डिफिनेशन लिखिए, 1 नंबर ये एग्जाम्पल दीजिए, दूसरा का नंबर एग्जाम्पल ये दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, आइसोलेट कोई बॉडी है, ठीक ना। ये कोई सिस्टम है, इसमें -3 कूलम चार्ज प्लस 4 कूलम चार्ज 9 कूलम चार्ज माइनस प्लस 10 कूलम चार्ज प्लस -5 कूलम चार्ज लिया। चलिए यहाँ बताइए, तो यहाँ बताइए तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है 10 4 14 और 14 9 23, और बाद 23 में से 3 चला गया तो 20 और 20 में से 5 चला गया तो 15, टोटल आ गया 15 कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी पर कोई क्रिया भी हो जाए, ये अभी आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड का अर्थ से बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोरोना काल में बनाया था आइसोलेशन, आइसोलेशन का अर्थ है उसे सबसे दूर रख दीजिए, यानी कि बाहरी वातावरण से कोई आता मतलब ना, यानी कि सबसे दूर। तो आइसोलेटेड का अर्थ ये है कि यानी कि इसे बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, तब चार्ज करने की जरूरत इतना। अगर इस पर कोई अभिक्रिया भी होगा या इस पर कोई अभिक्रिया करके इसे खंड खंड टुकड़ा में बांट भी दिया जाए, तो यही पार्टिकल है, यही सिस्टम है। अब मानिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं -5 कूलम प्लस 10 कूलम प्लस 10 कूलम, ये चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, ओकरा बाद ये लिख लिए। अब देखिए, इसमें क्रिया होने के बाद भी अगर आप टोटल चार्ज की संख्या आप जोड़िएगा ना, तो 10 10 20, 20 में से 5 गया तो कितना 15, यानी कि यही दर्शाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक ही मतलब है कि चार्ज न तो कहीं उत्पन्न होगा न तो कहीं बर्बाद होगा, भले वो खंड खंड टुकड़ा में कितनों टूट जाए या कभी कभी बड़ा पार्टिकल भी बन जाए, वैसे कोई मतलब न है। टोटल चार्ज की संख्या जो होगा उसमें कोई कमी ना आएगा। तो एक बार और बोल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हुए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर, यह केवल ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। यह हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, ठीक ना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो हमारा ये पहला टॉपिक था। अब अगला टॉपिक बात करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, 2 नंबर में आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, दूसरा का एग्जाम्पल इसी प्रकार से दिखा दीजिएगा। एक सिस्टम है, ऐसा मन होगा तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिएगा। सिस्टम है, अब ये पार्टिकुलर जो ये भी एक सिस्टम है, लेकिन ये आइसोलेटेड, यानी कि पहले से कोई वातावरण से मतलब न था, फिर कोई कुछ अभिक्रिया हुआ, कुछ इसमें घटित हुआ, उसका बाद भी
टोटल चार्ज की संख्या देखे तो बराबर रहेगा, तो इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद जो हमें बात करना है उसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मीन्स क्या होता है, एडिटिविटी जो है ना, आई वर्ड से एगो वर्ड याद रख लीजिए, एडिशन। एडिशन, एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है। अच्छा, एडिशन मीन्स जोड़, जोड़ है तो जोड़ है क्या कर, ऑफ मीन्स का, चार्ज मीन्स आदेश, ये चार्ज का जोड़ है, यानी कि केहन केहन चार्ज का जोड़ है। तो मान लीजिए अभी जस्ट मान यहाँ पर एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम वाला बॉडी है, ठीक ना। अच्छा, अरे मान लीजिए -5 कूलम प्लस 10 कूलम प्लस मान लीजिए 5 कूलम प्लस 20 कूलम -9 कूलम -8 कूलम, ये सब चार्ज की संख्या है। अब कहेगा आई में टोटल ये कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी का कोई किसी बाहरी वातावरण से मतलब ना है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक ना। अच्छा, आई में अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का अर्थ होता है जितने भी चार्ज है ना ओकरा अपना अपना साइन के साथ जोड़ा जाए, अपना अपना साइन के साथ जोड़ा जाए, यानी कि अलजेब्रिक सम किया जाए। अलजेब्रिक सम का अर्थ होता है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का अर्थ होता है कि उसे जो उसका जो साइन हो उसी साइन के साथ जोड़ा जाता है। तो इसी का डेफिनेशन में यही छुपा है कि इट इज द एडिशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज, यानी कि यह एडिशन है किसका, जोड़ है किसका, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, चार्ज का अलजेब्रिक सम का जोड़ है, बस इसका डेफिनेशन बन गया। देखिए अब आप कैसे बनाएंगे, अगर पूछेगा इसमें क्यू टोटल, क्यू टोटल का यानी टोटल चार्ज कितना होगा, तो जो साइन है ना कोई भी चार्ज हो उसका अपना अपना साइन के साथ लिख दीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए Q1 है, फिर कोई प्लस से Q1 आ गया, उसके बाद मान लेते कोई -Q1 Q2 हो गया, Q3 Q4 हो गया, -Q5 हो गया, यानी कि कोई इसमें जितना भी चार्ज होगा ना उसका अपना साइन के साथ जोड़ना है। तो ये तो हम एग्जांपल दिए कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि सबको अपना जिसका जो साइन उसी साइन जोड़िए। लेकिन आई में कहेगा कि इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज के पालन करते हुए टोटल चार्ज संख्या कितना है, तो Q टोटल, ये हाई टोटल लिखा गया, Q टोटल, Q टोटल, Q टोटल का टोटल चार्ज बॉडी में कितना है, तो पहले देखिए 10, पहले एगो 20 कूलम है तो 20 कूलम प्लस में, 10 कूलम प्लस में 10 कूलम प्लस में, अच्छा 5 कूलम प्लस में तो 5 कूलम प्लस में, एगो -5 कूलम, एगो -5 कूलम, एगो -8 कूलम, -8 कूलम, एगो यहाँ पर -9 कूलम, तो -9 कूलम, ये 5 कूलम से 5 कूलम कैंसिल आउट। अच्छा 20 10 30 और 30 में से जाएगा 8 तक कितना 22 है, 22 में से 9 22 में से 9 जाएगा तो 13, तो टोटल क्यू टोटल की संख्या 13 कूलम आया। तो यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का अर्थ है कि सब चार्ज को अपना साइन के साथ जोड़िए, ये ना कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस साथ जोड़ेंगे, माइनस है तो प्लस साथ ना, जिसका जो साइन है उसे कहते हैं अलजेब्रिक सम, गणितीय भाषा में अलजेब्रिक के साथ जोड़ना है, यानी कि जो उसका साइन है उसी के साथ जोड़ना है। इसका डिफिनेशन क्या हुआ, इट इज द एडिशन, यह जोड़ है, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, यह अलजेब्रिक सम यानी कि जोड़ है किसका, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, यानी कि जिसको जो साइन है उसी साइन के साथ जुड़ेगा। तो 2 नंबर में एडिटिविटी ऑफ चार्ज का डिफिनेशन लिखिए, एक उदाहरण दे दीजिए, उसके बाद ये एग्जांपल में ये दे दीजिए, उसके बाद एग्जांपल निकाल दीजिए बस। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग आगे जो बात करते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है उसी का नाम उसका जो नाम है उसका नाम है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऐसा समझिए, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का कथी होता है सीधे समझिए, मान लीजिए ये हमारा घातक मार्कर है, इसमें 10 कूलम चार्ज है, सपोज दैट इसमें 10 कूलम चार्ज है। अच्छा, इसको हम इसको बहुत गति स्पीड से दीजिए, उसके बाद अगर हम इसमें चार्ज का अवलोकन करेंगे ना कि इसमें चार्ज कितना है, तो 10 कूलम होगा। अर्थात ये कहता है कि चार्ज की संख्या, क्यों चार्ज की संख्या जितना रेस्ट में रहेगा, चार्ज की संख्या जितना रेस्ट में रहेगा, क्यों मोशन के बाद भी चार्ज की संख्या उसमें उतना ही रहेगा। अर्थात चार्ज जो है ना वेलोसिटी पर निर्भर न करता है, अर्थात इसका जो डिफिनेशन हुआ ना, चार्ज ऑफ द बॉडी, बॉडी का चार्ज डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी पर, यानी कि बॉडी के वेलोसिटी पर चार्ज निर्भर करता ही नहीं है। जितना रेस्ट में चार्ज की संख्या होगा, मोशन के बाद भी चार्ज की संख्या उस बॉडी में उतना ही होगा, इसी को कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जैसे W यानी कि इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो नीचे लिखा रहता है कि चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का चार्ज वेलोसिटी पर निर्भर न करेगा। समझ में आ गया। हम क्या एग्जांपल दिए कि एगो मार्कर है, इसमें 10 कूलम चार्ज है,
अब इसको हम कुछ वेलोसिटी से भी गए, कुछ वेग कुछ गति से इसको हम भी गए, और उसके बाद भी अगर हम चार्ज का आकलन करेंगे ना तो 10 कूलम रहेगा। अर्थात रेस्ट में जितना चार्ज की संख्या रहेगा, मोशन के बाद भी चार्ज की संख्या उसमें इतना रहेगा। अर्थात वेलोसिटी जितना रेस्ट में रहेगा उतना मोशन में रहेगा, यानी कि चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इससे क्या मालूम चला कि वेलोसिटी पर कोई इसके वेलोसिटी का चार्ज कोई लेना देना ना है। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज पर आप डिफिनेशन लिख दीजिएगा, प्लस में सबसे मेन बात ये लिख दीजिए, क्यू रेस्ट का अर्थ जितना चार्ज संख्या रेस्ट में था मोशन के बाद भी चार्ज संख्या उतनी रहेगा, इसे कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक ना। अच्छा, अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया उसे अब उसे पढ़ने चलते हैं। अब यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, एगो क्या दो तीन ऑब्जेक्टिव सब ठीक से है, इस ऑब्जेक्टिव सब ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है ना। अब बात करते हैं COULOMBS कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ है, तो कूलॉम्स लॉ कुछ ना है, सीधे समझ लीजिए। ये पहले वो साइंटिस्ट था कूलॉम। अब कूलॉम ने क्या कहा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट वाला। कूलॉम्स लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट है कि मान लीजिए एगो चार्ज ई है, अच्छा एगो चार्ज ई है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस R है। ठीक ना। अच्छा एगो, अब जैसे मान लीजिए प्लस है, इहो प्लस है, तो ऊपर भी तो प्लस है, तो ये तो कोई एक फोर्स लगाएगा, लेकिन एक दूसरे को धकेलने वाला फोर्स लगाएगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, अब तो प्लस माइनस होता है तो फोर्स फिर भी लगेगा, लेकिन एक बार क्या होगा कि एक दूसरे के पास आने वाला फोर्स, लेकिन हर एक हाल में एक वर्ड लगा, उसका नाम है फोर्स। तो उन्होंने कूलॉम साहब ने बताया कि चार्ज कुछ कोई भी चार्ज हो, मतलब ना कोई दो चार्ज ले लीजिए, उसके दो बीच में कितना फोर्स लगेगा ना, उसके बारे में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके दिया और अपना डेरिवेशन निकाला। तो इन्होंने क्या कहा, इसका पहला स्टेटमेंट, इन्होंने पहला स्टेटमेंट कहा कि जब दो चार्ज कहीं रखा हुआ हो, उसके बीच के कुछ डिस्टेंस हो, तो उसमें जो फोर्स लगेगा ना वो समानुपाती होगा। पहला स्टेटमेंट से कहा कि उसमें जो फोर्स लगेगा वो समानुपाती होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट का दोनों चार्ज के गुणनफल के बराबर होगा। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया। और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि जो उसमें जो फोर्स लगेगा ना वह विकर्णानुपाती होगा उसके जो बीच के डिस्टेंस है ना ओकर स्क्वायर के। अंग्रेजी में इसको पहले समझिए। इन्होंने कहा कि जब दो चार्ज कहीं रखा हुआ हो, उसके बीच में कुछ हल्का सा डिस्टेंस हो, उतना ज्यादा किलोमीटर नहीं लेना है, यानी कि हल्का सा डिस्टेंस हो, तो उसके दोनों में जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट इस गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा वीडियो में कहा कि उसका जो फोर्स होगा ना उसके जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के विकर्णानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अंग्रेजी में कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग में लड़ता है बिटवीन के बीच और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड का इसका जो मान होगा उसके चार्ज के गुणनफल के बराबर। और जो दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि इसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो उसके जो डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो उस स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब इसे हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, कंबाइन करेंगे इसको, तो कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले चलिए फोर्स कंबाइन करने का तो गुणनफल कर देना, तो हम दोनों में से फोर्स कॉमन ले लिए, ऐसे फोर्स क्या है कॉमन लिए। अब इस साइड से एगो फोर्स आ गया, अब इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने का हो गया कहते Q1 Q2 प्रोडक्ट है, अब बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पर F रहेगा, यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर K लेते हैं जिसे कोलम्बियन कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू सब आगे बात करेंगे। अब इसके बाद K Q1 Q2 अब बटा में R स्क्वायर, यही फाइनल डिसीजन आता है। लेकिन यहाँ से एक और याद रखना है केवल आपको कि ये तो स्केलर फॉर्म हुआ, स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वाला पूछता है, वेक्टर फॉर्म में इसका क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना है कि इसका जो वेक्टर फॉर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म जो होता है ना वो होता है ए, सीधे आप ऐसे याद रख लीजिए Q1 Q2 तो होगा करेगा,
नीचा में आर स्क्वायर है तो हम आपको ऐसे कहते हैं एक आर से ऊपर नीचा गुना कीजिएगा तो एक आर से नीचा भी गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको थोड़ा हल्का सुधारते हैं, के Q1 Q2 बटा में ई आर नीचा के आर क्यू तो हो जाएगा, लेकिन वो आर जो है ना वहाँ पर आर न लिखे बल्कि आर कैप कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर में आर कैप लेना पड़ता है। कैप का बलून होता है वो आगे आपको पढ़ाएंगे, मैथ में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म तो ये होता है ए बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, लेकिन कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है के Q1 Q2 उसके बाद आर क्यू और यहाँ पर आर कैप। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, इसी को याद रखना है, ठीक ना। अच्छा, आप तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। कुछ ना, डेफिनेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल के, इसके दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज के गुणनफल के बराबर। एंड अगला बात इन्होंने कहा कि जो फोर्स लगेगा वह उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के विकर्णपाती होगा। और उसके दोनों क्या किया हम कंबाइन कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, हमारे लिए कर दिए इसको कंबाइन इक्वेशन ए एंड सेकंड को कंबाइन कर दिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया ये। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखना है जो के का जो वैल्यू होता है ना, के का के अब यहाँ से अलग बात, के का जो वैल्यू होता है यहाँ पर ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर के जो के है के का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, पाई है 4 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 मिनट के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो 1/4 अब पाई के वैल्यू 0.314, एप्सिलॉन नॉट के जो वैल्यू होता है हम आगे बताएंगे। एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12, ठीक ना। अच्छा, इसका सब का गुना डेरा पर के गुना बाकी कीजिएगा ना तो लास्ट में आपको पास रिजल्ट आएगा 9 × 10 के पावर 9। ये वाला आपको याद रखिएगा कि के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9। अभी यूनिट हम नहीं बता रहे हैं, यूनिट अभी जस्ट बताएंगे। यूनिट भी आपको बता देते हैं, इसका यूनिट क्या यहाँ पर लिखाएगा, लेकिन आपको पहले वैल्यू याद रखना है। चलिए, तो ये बात हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। के का यूनिट हम निकालने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब के यूनिट निकालेंगे तो पहले यहाँ पर ये क्या हम क्या जानते हैं, एफ बराबर के। अब सबसे महत्वपूर्ण है अभी तक पहला चैप्टर में के Q2 बटा में आर स्क्वायर। अच्छा, हम चाह रहे हैं आर स्क्वायर इसके साइड आ जाए, कल हमारे केवल के बचाना है, तो चाहिए ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पर एफ आर स्क्वायर बराबर में के Q1 Q2 हो जाएगा। अच्छा, हम Q1 Q2 को बताएंगे, कल हमारे यहाँ पे के बचाना है, तो के बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 हो गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स के न्यूटन। अच्छा, आर स्क्वायर, आर का अर्थ यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का अर्थ मीटर, तो मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 यूनिट क्या होता है, कूलम, एगो चार्ज के कूलम है, फिर एगो चार्ज के कूलम, तो कूलम स्क्वायर। अर्थात के का जो यूनिट क्या आया, के का यूनिट क्या आया, के का यूनिट केवल याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, यही ना है, यही इसका यूनिट है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए कुछ और कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स पर कूलम स्क्वायर, तो यह इसका यूनिट है। याद रखिएगा के का वैल्यू यह भी होता है, के का वैल्यू यह भी होता है। अभी तक जो बात करेंगे ना तो सबसे ऑब्जेक्टिव सब इम्पोर्टेंट था, ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट था, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, ये बात आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब सीधे आपसे ऐसे पूछेगा कि एक बात समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है इसका मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है एगो बढ़ेगा तो कोई एगो घटेगा। अगर मान लीजिए देखिए, ये अगर एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्या है ना, तो इसके दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, यानी कि दूरी बढ़ेगा तो फोर्स का मान कमेगा। हालांकि नीच का बढ़ रहा है तो ऊपर का कमेगा, अगर नीच के कमेगा तो ऊपर का बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली है ना, तो यो बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, ये बात याद रखिए। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो क्या बोले हम, देखिए कूलम्ब्स लॉ का अर्थ होता है दो चार्ज है, अगर दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा ये के बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा का बात, ये आर क्या है तो दोनों के बीच की दूरी है, क्यू क्या है तो पहला चार्ज है, Q2 क्या है तो दूसरा का चार्ज है, यानी कि एफ क्या है तो फोर्स है, के बराबर कूलम्बियन कांस्टेंट है, ठीक ना। अच्छा, कांस्टेंट का वैल्यू होता है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, के का वैल्यू पूरा निकल के आएगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। के का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, वो एक वर्ड आया वहां पर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए
एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है तो हम अभी लिख देते हैं, आपको याद ही करना है 8.85 गुने 10 के पावर -12। अब इसका यूनिट क्या होगा तो हम यूनिट अभी निकाल देते हैं। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा तो बताइए यहाँ पर एक बराबर कथी पढ़े हैं के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर के जगह पर हम के जगह पर 1/4 रखते हैं तो F बराबर यानी कि F बराबर 1/4 नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 बटा में कथी R स्क्वायर है ना। हम चाह रहे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना तो हम एप्सिलॉन नॉट के बारे रहने देते हैं, बाकी बात सबको निकाली ऊपर फेंकते हैं। तो चलिए तो एक है निकाली। अच्छा 4 पहले ऐसे लिख लीजिए, फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। अच्छा चलिए एक बटा 4 पाई तो अंक है, तो अंक के कोई यूनिट ना होता है, नीचा बच गया केवल एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर कथी मापते हैं, मीटर स्क्वायर मापते हैं। अच्छा और ऊपर कूलम तो कूलम है यानी कि चार्ज की कूलम स्क्वायर। अब हम केवल एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, तो इसको ऊपर जाने दीजिए, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आप देख रहे हैं निकल के आएंगे ना तो इधर न्यूटन हैवे कर ले, एक ऊपर जा देंगे तो मीटर स्क्वायर और ई बट्टा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट निकल के आया ना हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है, यहाँ पर के की यूनिट सही निकाले, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फोर्स न्यूटन हाँ इतना न्यूटन हाँ सही। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन का क्या निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपको याद रखना है इसका। लेकिन यह नहीं पूछता है, इसके जगह पर एक और लिखा जाएगा फर्मी पर मीटर। FM के अर्थ लिखा जाता है फर्मी पर मीटर, ये याद रखना है, ये पूछा गया सवाल है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है तो इतना फर्मी पर मीटर लिखा जाता है, वहाँ पर ई नहीं यूनिट लिखा जाता है। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिएगा, के का वैल्यू याद रखिएगा, बाकी बात जो इन्होंने जो वेक्टर फॉर्मूला दिया वो याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो वेक्टर फॉर्मूला याद रखिएगा। तो बस यही हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट था और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये अब कूलम्ब्स कांस्टेंट, अब इसके बाद थोड़ा छोटा सा बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आगे का वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।